बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ CSS सब्जेक्ट, और हम उसके पहले 5 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम छठा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ का जो है छठा टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून। तो चलें इसे शुरू करते हैं। ऐसे असूलों का मजमूआ है जो जंग के दौरान इंसानी हुकूक और इंसानी बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफ़िज़ किए जाते हैं। कानून दोनों बैनुल-अक़वामी और गैर बैनुल-अक़वामी मसलहा तनाज़ात में लागू होता है और इसका मकसद मुतासरा अफ़राद के हुकूक और ज़रूरियात को महफूज रखना है। जैसे आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इसराइल फ़लस्तीन में जो जंग लगी हुई है इस वक्त गज़ा में, इसराइल जो आपको पता नस्ल का शिकार है, उसके बावजूद वहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो है ना अंडर आलमी तंजीमें, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर पहला हमारा जो अहम पॉइंट है वो है इंटरनेशनल एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, यानी बैनुल-अक़वामी और गैर बैनुल-अक़वामी मसला जो हैं मसला तनाज़ात हैं। तो बैनुल-अक़वामी मसला तनाज़ात जो हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों के दरमियान होते हैं, ठीक है। यानी ऐसी जंग जो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 थी, यहाँ भी जो इसराइल फ़लस्तीन जंग थी, ठीक है, हमास इसराइल जंग थी। अब वो आप देख रहे हैं कि वो यमन, शाम, इराक़ और लेबनान, इवन ईरान भी उसमें अब डायरेक्टली 1-2 बार ईरान और इसराइल भी इंगेज हो रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो है वो फिर जब ऐसा होता है तो ये जंगें रियासती सरहदों के पार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ इंसानी जानों और इमलाक की वसी पैमाने पर तबाही का भी बायस बनती हैं, ठीक है। तो गैर बैनुल-अक़वामी मसला तनाज़ात ऐसे तनाज़ात होते हैं जो रियासत के अंदर होते हैं, ठीक है, जो एक ही रियासत के अंदर होते हैं। जैसे शहरी जंगें यानी सिविल वॉर, जहाँ रियासती फोर्सेस किसी मसला ग्रुप के ख़िलाफ़ लड़ रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन होते रहे हैं, बाकी भी जगहों पे होते हैं। जैसे कि जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। तो ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक गैर रियासती जंगजुओं की हालत और इनके हुकूक की हिफाजत करता है, ठीक है। तो 2 तरह से हमने देखा, इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स थे। अब और इसकी भी 2 किस्में थी, यानी बैनुल-अक़वामी मसलहा तनाज़ात और गैर बैनुल-अक़वामी मसलहा तनाज़ात। तो अब जो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इनकी खसूसियात क्या होती हैं? इनकी गैर बैनुल-अक़वामी मसला तनाज़ात में मसला तनाज़ा के लिए ख़ास जो है वो तरीफ़ात फ़राहम करता है। यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, इसके असूलों के तहत इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी ऐसी एक हालतें हैं जब एक तरफ रियासती हुकूमत और दूसरी तरफ आप देखते शाम, मिस्र का आप देख लें, शाम के अंदर वहाँ पर मसल्ला ग्रुप मौजूद हो तब आती है ऐसी एड, ठीक है। बेसिकली ये इंसानों के लिए यानी उनके जो है उनकी इमदाद करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर कानूनी कवायद क्या हैं? गैर बैनुल-अक़वामी मसला तनाज़ात में जंगजुओं के लिए कुछ मखसूस कवानीन हैं जिनकी पैरवी करना लाजमी है। यानी कि हुकूमत अब उनके ऊपर चढ़ाई कर दे, उन सबको, उनके बच्चों को सबको मार दे, इसके लिए भी कवानीन है, ठीक है। तो जो इसके लिए कवानीन हैं उनमें ख़ास तौर पे जैसे कि शहरियों का एहतराम, गैर जानबदारी और इंसानी जो है वो हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। तीसरा इसके अंदर जो अहम नुक्ता है वो है कम्बैटेंट आर प्रोटेक्टेड पर्सन, यानी जंगजू और महफूज अफराद, ठीक है। इसकी एक उसने दर्जाबंदी की हुई है। कम्बैटेंट कौन होते हैं? बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक वो अफराद जो मसल्ला तनाज़ा में हिस्सा लेते हैं, यानी जंग करते हैं और कानूनी तौर पर जंगजू तस्वर किए जाते हैं और इन्हें ख़ास हुकूक हासिल हैं, जैसे कि जंगी कैदियों का एहतराम। अगर वो गिरफ़्तार होते हैं तो चाहे वो इंटरनेशनल में हो या नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में हो, तो उनके हकूक़ का तयन है, ठीक है। तो दूसरा प्रोटेक्टेड पर्सनस है। इन अफराद का जिक्र है जो जंग के दौरान महफूज रहने के हकदार हैं, यानी वो किसी जंगी लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेते, जैसे कि आम शहरी, ज़ख्मी, बीमार या समुद्री हादसे के शिकार लोग, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ वॉन्डेड सिख
اینڈ شپ ریکڈ پرسنز یعنی زخمیوں, بیماروں اور سمندری حادثے کے شکار افراد کی حفاظت. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل سینیریو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جنیوا کنونشن کیا کہتا ہے؟ زخمیوں, بیماروں اور سمندری حادثے کے شکار افراد کی حفاظت بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت انتہائی اہم ہے. جنیوا کنونشن میں ان کے حقوق اور حفاظت کے اصول بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, خصوصیت اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس دیکھیں تو ان افراد کی مدد کی جانی چاہیے اور انہیں طبی امداد فراہم یعنی میڈیکل اسسٹنس, میڈیکل جو بھی ضرورت ہے کی جانی چاہیے. طبی عملے کو بھی تحفظ حاصل ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسرائیل حماس اسرائیل کا جو غزہ کا کنفلکٹ ہے, وہاں پر نہ کسی طرح کے طبی عملے کو, نہ کسی طبی عمارت کو, یعنی کسی ہسپتال کو یا یہاں جہاں پہ چھوٹی موٹی ڈسپینسری تھی, کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو یہ عالمی قوانین کی جو ہے خلاف ورزی تھی. 5واں جو پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے پرزنرز آف وار. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہیومنس کی بات کر رہے ہیں, ہیومنٹیرین جو ہے نا ہماری اپروچ ہے, تو وہاں پہ جنگی قیدی بھی ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. تو جنگی قیدی کون ہوتے ہیں؟ وہ جو دشمن کی طرف سے گرفتار کیے جاتے ہیں, ان کا تحفظ بین الاقوامی انسانی حقوق کے تحت موجود ہے. اور جیسے پاکستان نے اگر انڈین فضائیہ کے وہ ایک پائلٹ کو پکڑا تھا, تو یہ جو پرزنر آف وار ہے یا ان کے حقوق کے تحت پاکستان نے ان کو واپس کیا. ٹھیک ہے, ایسا لا ہے کہ جنگی جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو واپس کیا جانا چاہیے. یہ ایک گڈ جیسچر سمجھا جاتا ہے. اب اگر ہم اس کی پرزن آف وار کے حقوق کی بات کریں تو جنگی قیدیوں کو جنیوا کنونشن کے تحت خصوصی حقوق حاصل ہیں, جیسا کہ ان کے ساتھ انسانی سلوک ہونا چاہیے, انہیں طبی امداد دینی چاہیے, اپنے خاندان کے ساتھ رابطے کا حق ہے, اور اپنا وہ کونسل بھی کھڑا کر سکتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے. جیسے پاکستان نے جو ہے وہ انڈین قیدی کو جو ہے وہ یہاں پہ اس کو اسسٹنس کا حق دیا تھا کہ آپ اپنا جو ہے وکیل کھڑا کر سکتے ہیں. 6 ہے سویلینس. ٹھیک ہے, اور اس کی بین الاقوامی قانون کے تحت جو ہے جو ILP ہے, انٹرنیشنل